नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस जोन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्लेटो के थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म की। इससे पहले हमने जो वीडियो डाले थे उसमें मैंने बात किया था प्लेटो के आदर्श राज्य की, उनके जो आदर्श राज्य के सिद्धांत की बात की थी, न्याय के सिद्धांत की बात की थी और शिक्षा के सिद्धांत की बात की थी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उनके थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को, साम्यवाद के सिद्धांत को। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, साम्यवाद। तो पहले जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है उसे समझने से पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म क्या है? तो प्लेटो के अनुसार जब परिस्थितियाँ उचित ना हो और उस अनुचित परिस्थितियों में भी हमारा जो विवेक है, हमारी जो बुद्धि है, वह सही काम करे तो वही साम्यवाद है। प्लेटो ने बहुत ही सरल शब्दों में साम्यवाद को परिभाषित करने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि जब परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं रहती है और उस अनुचित परिस्थितियों में हमारा जो विवेक है, हमारी जो बुद्धि है, वो सही कार्य करती है तो वही साम्यवाद है। प्लेटो का मानना है कि आदर्श राज्य की स्थापना में 3 बाधाएं हैं: अज्ञान, निजी संपत्ति व निजी परिवार। वो कहते हैं कि अज्ञान जो है बाधा, अज्ञानता को तो वो ज्ञान के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, अज्ञानता को तो ज्ञान के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, लेकिन जो ये निजी संपत्ति और परिवार है उसे ज्ञान के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। और इसे समाप्त करने के लिए जिस व्यवस्था की वो बात करते हैं वही कम्युनिज्म है, वो उसे ही कम्युनिज्म कहते हैं। तो प्लेटो ने जो कम्युनिज्म की बात की थी उसे डिटेल में हम उनके थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में देखते हैं कि उन्होंने थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में क्या क्या बात की थी अपने। तो पहली जो विशेष बात है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म की कि वो ये है कि प्लेटो ने जो अपने साम्यवाद की बात की थी वह केवल और केवल अभिभावक वर्गों के लिए की थी। इसमें उत्पादक वर्गों को शामिल नहीं किया गया था। अभिभावक वर्ग अर्थात सैनिक वर्ग और दार्शनिक राजा, ये जो 2 वर्ग हैं वो अभिभावक वर्ग, संरक्षक वर्ग की श्रेणी में आते हैं। प्लेटो जो है वो साम्यवाद के द्वारा अभिभावक वर्ग को संपत्ति और पारिवारिक जीवन की जो चिंताएं होती है उससे मुक्त रखने के लिए थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म की बात करते हैं। प्लेटो को जो आशंका थी कि जो शिक्षा, जो उन्होंने शिक्षा की लंबी प्रक्रिया रखी थी, जो 6 वर्ष से 35 वर्ष से 50 वर्ग की जो शिक्षा है, जिसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक वर्गों में जो वो उन्होंने बांटा था उसे, तो उस जो शिक्षा के द्वारा जो शासक वर्ग में उन्होंने संस्कार उत्पन्न किए थे वो कहीं विपरीत परिस्थितियां अर्थात पारिवारिक जीवन और संपत्ति के मोह में वो समाप्त ना हो जाए, इसीलिए आवश्यक है कि थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, प्लेटो का जो साम्यवाद है उनके मत में वो जरूरी है। तो इसीलिए वो संपत्ति के साम्यवाद और वाइफ के साम्यवाद की बात करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि व्यक्ति और परिवार के आकर्षण में फंसकर जो लोग हैं वो निजी स्वार्थ को प्राथमिकता देने लगेंगे और वो अपने सामाजिक कर्तव्यों की अवहेलना कर सकते हैं। इसीलिए उन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ना हो, इसीलिए आवश्यक है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, इसीलिए वो इसकी बात करते हैं। अब है कि उन्होंने जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म जो बात की थी वो इन बाधाओं को, वो मार्ग में जो बाधाएं आएंगी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म के आदर्श राज्य की स्थापना में, जो संपत्ति और परिवार की जो बाधाएं आएंगी उसे सुलझाने के लिए वो जो है साम्यवाद की बात करते हैं। और उन्होंने जो ये साम्यवाद की बात की, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म की बात की, उसमें उन्होंने 2 प्रकारों में उसे बांटा है। पहला प्रकार क्या है? कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का साम्यवाद। दूसरा है कम्युनिज्म ऑफ वाइफ, यानी परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद। देखते हैं कि उन्होंने थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में किस तरह से इन दोनों वर्गों को बांटा है, उन्हें क्या अधिकार दिए, क्या अधिकार हटाए। तो पहले देख लेते हैं कि संपत्ति का साम्यवाद में उन्होंने क्या कहा था। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को देख लेते हैं, उसमें उन्होंने कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की जो पहले बात की थी इसे देख लेते हैं। तो पहले देखने से पहले कि हम इसे सरल शब्दों में समझें कि संपत्ति का साम्यवाद है क्या। तो अभिभावक वर्ग के पास अपनी कोई भी संपत्ति नहीं होगी, उसके पास केवल उतनी ही संपत्ति होगी जितनी जीवन के लिए अनिवार्य हो, ना तो अधिक होगा
और ना कम होगा, केवल उतनी ही होंगी जितनी उसे अनिवार्य है। ना तो उसके पास अपना कोई घर होगा और ना ही ऐसा कोई गोदाम होगा जो सबके लिए खुला ना हो। जो भी कुछ होगा वो सबके लिए होगा और निजी संपत्ति उसकी बिल्कुल नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी। तो प्लेटो ने जो ये संपत्ति का साम्यवाद की बात की थी, वो उन्होंने क्या योजना बना के, क्या किस उद्देश्य को अपने मानसिक मन में सोच के, या फिर क्या उन्होंने विचार किया जिसके कारण उन्हें कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी को लाया, तो इसे देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके क्या विचार रहे हैं। तो एम्स ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि उन्होंने संपत्ति की योजना के उनके क्या उद्देश्य थे, ये देखेंगे। तो पहला जो उनका उद्देश्य था फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, वो सार्वजनिक हित के लिए कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सार्वजनिक हित की बात करते हैं। उनका कहना है कि जो दार्शनिक राजा है उनका कार्य केवल सार्वजनिक हित का कार्य है, उनका कार्य सार्वजनिक हित में शासन करना है, इसीलिए उन्हें संपत्ति के लोभ में फंसना नहीं चाहिए और ये आवश्यक है कि उन्हें संपत्ति के जो चिंता है, संपत्ति की चिंता है, उससे उन्हें दूर रखा जाए। तो दूसरा है फॉर एफिशिएंसी ऑफ गार्डियन क्लास, अभिभावक वर्ग के लिए कार्य कुशलता। वो कहते हैं कि जो संपत्ति का साम्यवाद है, इसके द्वारा अभिभावक वर्गों को संपत्ति की बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी, उन चिंता से वो दूर रहेंगे। जो सैनिक वर्ग है, शासक वर्ग है, उनको आर्थिक चिंता से मुक्त कर दिया जाएगा और उनका केवल और केवल पूरा समय और ध्यान अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने में लगा रहेगा। इसके कारण उनकी जो क्षमता है, उनकी कार्यकुशलता की जो क्षमता है, वो उसमें वृद्धि होगी। इसीलिए आवश्यक है प्रॉपर्टी ऑफ कम्युनिज्म फॉर द यूनिटी ऑफ स्टेट, राज्य की एकता के लिए। प्लेटो का मानना है कि जब शासक वर्ग के पास निजी संपत्ति होती है तो शासक वर्ग में संपत्ति को लेकर क्या होता है, प्रतियोगिता होती है, जिसके कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है। लेकिन जो राज्य में एकता बनी रहती है वो उसका नाश हो जाता है। तो इसीलिए आवश्यक है कि संपत्ति की साम्यवाद की योजना अपनाई जाए, जिससे शासक वर्ग में इस प्रकार का भय उत्पन्न नहीं होगा और वो राज्य में एकता बनी रहेगी। तो उनके विचार में यह जरूरी है। फोर्थ है फॉर सोशल हार्मोनी, सामाजिक भातृभाव के लिए। प्लेटो का जो संपत्ति के साम्यवाद के प्रति जो विचार है, वो कहते हैं कि संरक्षण वर्ग को केवल साम्यवादी प्रवृत्ति अपनानी चाहिए, जिससे कि उनमें जो है सामाजिक भातृभाव बना रहे, एकता बना रहे। तो प्लेटो का ये विचार था कि इस वजह से प्लेटो संपत्ति के साम्यवाद की योजना अपनाते हैं। अब जो संपत्ति के साम्यवाद की जो प्लेटो की योजना है, उन्हें काफ़ी आलोचकों द्वारा आलोचना का सामना करना पड़ा था, जिसमें कि अरस्तु, जो कि प्लेटो के ही शिष्य हैं, उन्होंने भी कई आलोचनाएं दी थी संपत्ति के साम्यवाद की। तो यहाँ उनकी अब आलोचनाओं को देखते हैं। प्लेटो के जो संपत्ति है उसके साम्यवाद की आलोचना जो सेबाइन ने भी की थी, बार्कर ने भी की थी, पोपर ने भी की थी और अरस्तु ने तो की ही थी। अरस्तु ने तो कहा था कि प्लेटो आवश्यकता से अधिक एकता लाने की प्रवृत्ति पर कायम है। वह राज्य की वेदी पर क्या करते हैं, व्यक्ति की इच्छाएं जो होती है, उनकी खुद की जो इच्छाएं होती है, उसे बलिदान कर देते हैं, राज्य में बलिदान कर देते हैं और उनके निजी जो है इच्छा, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये बिल्कुल वेस्ट मानते हैं उनके प्रॉपर्टी ऑफ कम्युनिज्म को। अब देख लेते हैं कुछ और भी आलोचकों द्वारा उनकी संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना की गई थी। मैंने कुछ यहाँ इम्पोर्टेंट आलोचकों के आलोचनाओं को रखा है। पहला है अगेंस्ट ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव के प्रतिकूल। तो प्लेटो के जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है, उसमें प्रॉपर्टी ऑफ कम्युनिज्म का जो है फर्स्ट आलोचना जो की थी, वो उसमें कहा गया था मानव स्वभाव के, ये बिल्कुल मानव स्वभाव के प्रतिकूल है। जो मानव का जो स्वभाव होता है वो होता है संपत्ति अर्जित करना। संपत्ति अर्जित करना मानव की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, और जो प्लेटो हैं वो निजी संपत्ति का अंत कर देते हैं, जिससे उन्होंने उसके जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसका हनन किया है, उसको समाप्त करने की कोशिश की है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि मनुष्य अपने इसी नेचर की वजह से ही मनुष्य आगे का कार्य करता है। मनुष्य की ये प्रवृत्ति उसके युवावस्था के बाद से ही प्रारंभ होती है। वो जो भी कार्य करता है संपत्ति के लिए ही प्रारंभ करता है। तो उसका ये जो ह्यूमन नेचर है उसे समाप्त करके प्लेटो ने बिल्कुल ही सही नहीं किया है, बिल्कुल इसे वेस्ट बना दिया है।
दूसरी बात है अफेक्ट इंसेंटिव टू वर्क, व्यक्ति के प्रेरणा शक्ति का ह्रास। वो कहते हैं कि जो निजी संपत्ति है, खासकर जो निजी संपत्ति के जो समर्थक हैं आलोचकों में, वो कहते हैं कि संपत्ति का जो आकर्षण है व्यक्ति को अधिक से अधिक कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है और इसी की प्रेरणा से वो नए आविष्कार करता है, परिश्रम करता है, वो करता है इसके लिए ताकि उसे अधिक से अधिक संपत्ति प्राप्त हो। लेकिन अगर इसके जो संपत्ति का ही नहीं होगी, संपत्ति की शक्ति ही नहीं होगी रखने की, तो फिर उसके अभाव में जो उसको प्रेरणादायक शक्ति है उसका ह्रास हो जाएगा, उसकी शक्ति विहीन हो जाएगा वो, और वो कुछ भी कार्य करना नहीं चाहेगा। जब उस कुछ प्राप्ति ही नहीं होगी तो फिर वो क्या करेगा। तो आलोचकों का कहना है कि निजी संपत्ति आवश्यक है और उसकी व्यवस्था हटा देने से यह बिल्कुल यूजलेस हो गया है। उनका साम्यवाद बिल्कुल यूजलेस है। हाफ कम्युनिज्म, प्लेटो जो है वो इसमें केवल और केवल एक वर्ग को ही ध्यान देते हैं, मतलब अभिभावक वर्ग को ही, और उन्होंने उत्पादक वर्ग को इससे हटा दिया है। अगर वो, आलोचकों का कहना है कि अगर वो कहते हैं कि जो ये संपत्ति है उससे लोभ मोह की उत्पत्ति होती है और इसी, तो फिर ये इसकी व्यवस्था उत्पादक वर्गों को क्यों दी गई है। उत्पादक वर्ग को भी इसका अधिकार नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका अधिकार दे देना उत्पादक वर्ग को भी विवेकपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आलोचकों का कहना है कि जो प्लेटो का साम्यवाद है वो बिल्कुल अर्ध साम्यवाद है, हाफ कम्युनिज्म है। वन साइडेड व्यूज ऑन प्रॉपर्टी, आलोचकों का कहना है कि प्लेटो ने जो संपत्ति के साम्यवाद की बात की है ये बिल्कुल वन साइडेड है। उन्होंने संपत्ति के अवगुण को ही सिर्फ ध्यान दिया है, उनके गुणों, उस संपत्ति के गुणों को बिल्कुल ही उपेक्षित कर दिया है, बिल्कुल ही हटा दिया है। वो कहते हैं कि अपने जो प्लेटो ने हैं वो संपत्ति के अवगुण पर ही संपत्ति के साम्यवाद को खड़ा कर दिया है और उनके संपत्ति के गुणों को अनदेखी की है। जो उन्होंने भारी भूल की है, संपत्ति में केवल अवगुण नहीं होता है, उसके कुछ अपने गुण भी होते हैं। अब है कम्युनिज्म ऑफ वाइफ, पत्नियों का साम्यवाद। तो प्लेटो ने पत्नियों के साम्यवाद की जो बात की थी उसे देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि पत्नियों का साम्यवाद है क्या। तो अभिभावक वर्ग के पास स्त्री या पुरुषों में, स्त्री या पुरुष, अभिभावक वर्ग में स्त्री या पुरुष कोई भी हो, वो स्त्री और पुरुषों की समानता की बात करते थे। राजनीतिक कार्यों में वो स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं करते थे। तो उनका कहना है कि अभिभावक वर्ग के स्त्री या पुरुष में से कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होंगी और उनकी जो संतानें हैं वो भी समान रूप से सबकी होंगी। ना तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और ना संतान अपने माता पिता को। तो थ्योरी ऑफ पत्नियों का जो साम्यवाद है, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ है, उसमें प्लेटो के जो पत्नियों के साम्यवाद का जो अर्थ है यही है कि कोई संतान उसकी नहीं होगी, कोई निजी परिवार नहीं होगा। अब जो प्लेटो है वो अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति का निषेध तो उन्होंने पहले ही कर दिया, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी तो उन्होंने कर ही दिया, अब वो उन्हें निजी परिवार से भी वंचित कर देते हैं। पत्नियों का साम्यवाद में वो उन्होंने निजी परिवार से भी उसे वंचित कर देते हैं। प्लेटो का मत था कि परिवार का जो मोह होता है वो संपत्ति के मोह से भी अधिक प्रबल होता है। वो कहते हैं कि जो संपत्ति का जो मोह है वो परिवार के मोह, संपत्ति के मोह से भी परिवार का मोह अधिक प्रबल है। अब यहाँ देख लेते हैं, जैसे उन्होंने अपने कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी में कुछ एम्स रखे थे, कुछ उनकी योजनाएं थी, कुछ उनके विचार थे जिसके साम्यवाद को खड़ा करने के पीछे, तो उसी तरह उन्होंने कुछ यहाँ भी योजनाएं दी हैं, कुछ उनके यहाँ भी विचार देखे गए हैं कम्युनिज्म ऑफ वाइफ बनाने की, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ रखने के पीछे उन्होंने, उनकी क्या सोच थी ये देख लेते हैं। तो प्लेटो के अनुसार पत्नियों के साम्यवाद के जो पीछे उनका जो उद्देश्य था वो निम्न था। मैंने कुछ ही इम्पोर्टेंट को डाल रखा है, वैसे काफ़ी सारे दिए हुए हैं। तो पहला देख लेते हैं, नारियों की मुक्ति। वो नारियों की मुक्ति की बात करते हैं। उन्होंने नारियों की मुक्ति के लिए ही पत्नी के साम्यवाद की बात की थी। प्लेटो के समय में एथेंस में जो स्थिति थी वहाँ राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में स्त्रियों को बिल्कुल भी भाग लेने का अधिकार नहीं था। वो केवल और केवल
घर के चार दीवारी के अंदर ही रहती थी और उनका जो कार्य था बस बच्चों का लालन पोषण करना, वही उनकी कार्य थी। प्लेटो एक बात कहते हैं कि जो है बच्चों को उत्पन्न करना, विवाह उसमें विवाह जो था एक साधन मात्र था और पत्नी जो थी वो उपकरण मानी जाती थी। वह वहाँ की व्यवस्था को लेकर ये बात करते हैं कि उस वक्त बच्चों को उत्पन्न करने में जो विवाह थी, मैरिज जो था, वो एक साधन मात्र था और पत्नी जो थी वो एक उपकरण मानी जाती थी, इसीलिए विवाह होते थे। प्लेटो कहते हैं कि परिवार एक ऐसा साधन था जहाँ मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है। वो कहते हैं कि जो पत्नियों की मानसिक शक्ति थी वो केवल चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती थी और उस प्लेटो जो है वो स्त्रियों की इसी हीन जीवन से उन्हें निकाल कर उन्हें सक्रिय राजनीतिक में लाना चाहते थे। इसीलिए वो नारियों की मुक्ति के लिए पत्नियों के साम्यवाद की बात की थी। उनका था कि नारियां भी अपनी चार दीवारियों से निकले और राजनीतिक कार्यों में भाग ले सके, इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें मुक्त किया जाए, तो इसलिए उन्होंने साम्यवाद की बात की। दूसरी बात है अभिभावक वर्ग की क्षमता में वृद्धि। प्लेटो का कहना है कि परिवार के जो साम्यवाद की योजना है वो उन्हें परिवार के जो कुप्रभाव है, परिवार से जो है दैनिक आवश्यकता होती है, काफ़ी सारी चिंता होती है, वो इन सब से मुक्त करते हैं अभिभावक वर्ग को। इसीलिए आवश्यक है कि वो परिवार के साम्यवाद को अपनाएं ताकि वे अपने कर्तव्यों का पूर्णतः और अधिक सक्षम रूप में पालन कर सके। इसीलिए आवश्यक है वाइफ ऑफ कम्युनिज्म, परिवार का साम्यवाद भी आवश्यक है ताकि अभिभावक वर्ग बिना किसी चिंता के शासन कार्य में भाग ले सकें और अपने शासन कार्य को आगे कुशलतापूर्वक चला पाएँ। उन्होंने तीसरी जो बात की थी वो की थी जनसंख्या के संतुलन की। लेकिन प्लेटो जो है जनसंख्या का संतुलन जो है वो बनाए रखने के लिए जो है शासक वर्ग है उसके स्वविवेक पर उसे छोड़ते हैं। वो अपने विवाहों की संख्या कितनी रखेगा ये शासकों के स्वविवेक पर छोड़ देते हैं, क्योंकि वही इस बात का ध्यान रखेगा कि राज्य की जनसंख्या ना तो बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो जाए, ना तो जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी बड़ा हो जाए और ना ही बहुत छोटा रह जाए। तो ये जो उसकी होगी वो उसकी शासक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जनसंख्या का संतुलन बना रहे और वो अपनी विवाह उसी हिसाब से करेगा। इसीलिए वो कम्युनिज्म की बात करते हैं। अब फोर्थ में देख लेते हैं नस्ल सुधार। नस्ल सुधार में वो साम्यवाद की क्या भूमिका की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो योग्य पुरुष और स्त्रियां हैं उन्हीं के ही सहवास की बात करते हैं ताकि स्वस्थ हृष्ट बलवान बच्चे पैदा हो सके जो कि शासक कार्य में योगदान दे सके। फिर वो उन्होंने बात की यूनिटी ऑन स्टेट की, राज्य में एकता की। वो कहते हैं कि जब अभिभावक वर्ग के समस्त स्त्री पुरुष एक हो जाएंगे, एक ही राज्य परिवार के अंतर्गत बंध जाएंगे, उनका कोई अपना निजी परिवार नहीं होगा, तो इससे राजनीतिक एकता स्थापित होगी, एकता में बढ़ोतरी होगी और एकता आएगी। तो इस प्रकार उनका जो पत्नियों के साम्यवाद के पीछे जो उद्देश्य था ये था। अब देख लेते हैं आलोचकों ने वाइफ ऑफ कम्युनिज्म के बारे में, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ के बारे में क्या क्या आलोचनाएं की है। तो जो पहला आलोचना है वो है परिवार एक ऐतिहासिक अनुभव है जिसे प्लेटो ने समाप्त करने की कोशिश की है। आलोचकों का जो कहना है कि जो फैमिली है वो जो प्लेटो ने इसे समाप्त करने की बात कर दी है, यह सभ्यता के युग में लौटने जैसी बात की है, क्योंकि जो परिवार होता है वो तो राज्य की छोटी इकाई माना जाता है और साथ ही साथ नागरिकता की प्रथम पाठशाला भी कहलाया जाता है। तो ऐसे में इसे समाप्त करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये प्लेटो ने कम्युनिज्म ऑफ वाइफ की जो व्यवस्था या विचार अपनाए हैं ये बिल्कुल ही बेकार है। फिर दूसरा है नोट बेस्ड ऑन करेक्ट फैक्ट, सही तथ्य पर आधारित नहीं है। आलोचकों का कहना है कि जो उन्होंने जो स्त्रियों को इस तरह से उन्होंने इस राज्य के लिए कुर्बान कर दिया, राज्य के बंधनों में बांधा है, वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जो माता का स्नेह है उसको प्लेटो ने राज्य के नाम पर कुर्बान कर दिया है, जो कि सही नहीं है। और जो स्त्री और पुरुष के संबंधों की जो उन्होंने बात की है वो भी बिल्कुल
भी सही नहीं है, क्योंकि जो स्त्री पुरुष का जो वैवाहिक संबंध होता है वो केवल और केवल संतान उत्पत्ति के लिए नहीं होता है, उसमें एक पवित्रता होती है और वो जीवन भर के लिए होता है। तो प्लेटो ने जो साम्यवाद की बात की है और उसमें उन्होंने विवाह को नहीं माना है और पुरुष और स्त्री के संबंध को केवल संतान की उत्पत्ति के लिए माना है, तो इसे वो बिल्कुल भी सही नहीं मानते हैं, सही तथ्य पर आधारित नहीं मानते हैं, व्यवहारिक नहीं मानते हैं। तीसरी बात जो है कही गई है कि जो वस्तु सभी की होती है वो किसी की नहीं होती है। इसमें तो इसमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सही बात है कि जो वस्तु सभी की होती है वो किसी की भी नहीं होती है। सभी सोचते हैं कि जब उसकी भी है तो वो भी उसकी परवाह करे, मैं ही अकेला क्यों करूं। तो यही होता है, सार्वजनिक संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता और वो वेस्ट हो जाता है। तो वही यहाँ पे प्लेटो के जो आलोचकों का कहना है कि जो वस्तु सभी की होती है वह किसी की ही नहीं होती। प्लेटो भले ये सोचते हैं कि परिवार को सभी में बांट दिया जाएगा और उसमें एकता बनी रहेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो वस्तु सभी की होगी वो किसी की नहीं होगी, तो ये बिल्कुल सही है। फिर फोर्थ है क्राइम विल इंक्रीज। प्लेटो के जो साम्यवाद है उसकी जो आलोचनाएं की गई है, तो उन आलोचकों का कहना है कि इन वाइफ ऑफ कम्युनिज्म से कुछ सुधार नहीं होगा। हाँ, अपराध जरूर अधिक बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो छोटे मोटे अपराध होते रहते हैं कुछ तो पारिवारिक रूप से सुलझा लिए जाते हैं, और जब परिवार ही नहीं होगा तो फिर ये जो अपराध हैं ये कम नहीं होंगे, बल्कि उसे कम करने वाला अगर परिवार ही नहीं होगा तो ये इंक्रीज होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और इसमें कोई भी सुधार नहीं होगा। सो क्राइम विल इंक्रीज होंगे। फिफ्थ जो उन्होंने बात की थी अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ जस्टिस, आलोचकों का कहना है कि ये बिल्कुल प्लेटो के ही न्याय सिद्धांत के विरुद्ध है, जहाँ प्लेटो ने कहा था कि हर एक व्यक्ति को अपने नेचर के हिसाब से ही अपना अपना कार्य करना चाहिए, वही न्याय है। और उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ का खंडन कर दिया है। वो बोलते हैं कि जो प्लेटो हैं उन्होंने अपने ही न्याय सिद्धांत का अपने कम्युनिज्म में खंडन किया है, क्योंकि उन्होंने यहाँ जो स्त्रियों का जो नेचर होता है वो उनका जो स्वाभाविक गुण होता है वो स्नेह होता है, पवित्रता होती है, स्नेह होता है, जिसको उन्होंने अपने कम्युनिज्म में बिल्कुल ही उसमें ध्यान नहीं दिया है। तो वो कम्युनिज्म में उसका खंडन कर देते हैं अपने ही न्याय सिद्धांत का, ये आलोचकों का कहना है। 6 बात जो कही गई है 6 नंबर पे, इन साइकोलॉजिकल एंड इम्प्रैक्टिकेबल, उन्होंने कहा है कि ये जो प्लेटो का जो सिद्धांत है कम्युनिज्म का वो बिल्कुल ही अमनोवैज्ञानिक तथा अव्यवहारिक है। वो मानते हैं कि ये बिल्कुल ही व्यवहारिक नहीं है और यही कारण है कि आज तक इसे अपनाया नहीं गया है। कुछ कहना है कि 7 नंबर है नो प्लेस फॉर स्लेव्स, वो कुछ का आलोचकों का कहना है कि दासों के लिए स्थान नहीं दिया गया है, जबकि उस वक्त दासों का भी एक वर्ग था जो हेल्पर की भूमिका निभाते थे, और उसकी जो अवहेलना प्लेटो ने की है ये बिल्कुल सही नहीं है। अब यहाँ पे मैंने मैक्सी को डाला है, उन्होंने जो तुलनात्मक अध्ययन किया था मार्क्स के साम्यवाद को और मैक्सी के साम्यवाद को। तो हमने तो देख लिया कि प्लेटो ने किस तरह से साम्यवाद की चर्चा की, अपने वाइफ्स ऑफ कम्युनिज्म की, अपने प्रॉपर्टी ऑफ कम्युनिज्म की। आलोचकों द्वारा भी उनकी कुछ आलोचनाएं की गई जो व्यवहारिक नहीं बताई गई। इन प्रैक्टिकल वो वाकई में व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने काफ़ी इतनी जो भी साम्यवाद की बात की है उनकी उसको जो सोच थी वो काफ़ी अव्यवहारिक थी। जो इसमें मैक्सी ने कहा है कि प्लेटो जो थे वो पहला कल्पलोकीय विचार है। मैक्सी का कहना था प्लेटो जो थे वो पहला कल्पलोकीय विचारक हैं। मैक्सी कहते हैं कि जो प्लेटो हैं वो मैक्सी जो है प्लेटो के साम्यवाद और मार्क्स के साम्यवाद की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। उन्होंने कहा है कि प्लेटो जो है वो नैतिकता की बात करते हैं, जबकि मार्क्स जो है भौतिकता की बात करते हैं, आर्थिक साम्यवाद की बात करते हैं। प्लेटो का जो है साम्यवाद वो अभिभावक वर्ग के लिए था, जबकि मार्क्स का साम्यवाद था संपूर्ण समाज के लिए, केवल 1 या 2 वर्गों के लिए नहीं था, संपूर्ण समाज के लिए था। प्लेटो जो है वो संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की बात करते हैं, लेकिन मार्क्स जो है वो केवल संपत्ति के साम्यवाद की बात करते हैं।
मैक्सी ये भी दिखाते हैं कि प्लेटो जो है वो वर्ग को मानते हैं, जिसमें इस विशेषकर साम्यवाद में वो दार्शनिक और सैनिक वर्ग को मानते हैं, जबकि मार्क्स जो है वो राज्यविहीन वर्गविहीन समाज की स्थापना की बात करता है। तो दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो